हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन से। मेरा नाम है देव। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जिनकी भी 15 लाख रुपए से ज़्यादा की इनकम होती है उसके ऊपर कैसे आप लीगली तरीके से यहाँ पे टैक्स बचा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मार्च आने वाला है जल्दी और उसके पहले आपको टैक्स प्लानिंग यहाँ पे कर लेनी चाहिए। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी प्रैक्टिकल जो है नॉलेज देने वाला हूँ। साथ में गाइस, ये इनकम आपकी कैसे भी क्यों ना हो, यानी कि सैलरी से हो, चाहे बिजनेस या प्रोफेशनल से इनकम हो, आपके स्टॉक मार्केट से इनकम हो, म्यूचुअल फंड से हो, सारे तरीके आपको इस वीडियो के अंदर जो है जानने को मिलेंगे। तो एंड तक पूरा वीडियो यार जरूर देखिएगा। और गाइस, साथ में बताना चाहूंगा, अगर आप एक टेक एक्सपर्ट के माध्यम से अपनी टैक्स प्लानिंग कराना चाहते हैं, लिंक आपको मैं सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। सो देखिए गाइस, आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे सिंपली एक इनकम टैक्स जो है एस्टिमेट यहाँ पर ओपन कर लिया है। असेसमेंट या 23 और 24 यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पे हम लोग ना क्या करेंगे, वन बाय वन जो है बेसिकली यहाँ पे जितने भी टैक्स के एग्जाम्पशन के कॉलम होते हैं, और यहाँ पे आपको ये भी जानने को मिलेगा कि जब आप ITR वगैरह फाइल करेंगे तो आपको कहाँ पे कौन कौन सा अमाउंट डालना है। गाइस, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सैलरी की इनकम के ऊपर आपको कैसे टैक्स बचाना है। तो देखिए, जब भी आप सैलरी का अमाउंट डालते हैं इनकम टैक्स के कैलकुलेटर के ऊपर, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो एग्जाम्पशन मिलती है वो एग्जाम्पशन मिलती है अंडर सेक्शन 10। अब सेक्शन 10 में काफ़ी सारी चीज़ें होती है, जैसे HRA होता है, एजुकेशन अलाउंस होता है, LTA वगैरह होता है, ट्रांसपोर्ट का अलाउंस होता है। लेकिन देखिए, डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी प्रोवाइड करती कि नहीं करती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जरूर है जो मैक्सिमम कंपनी यहाँ पे आपको प्रोवाइड करती है, वो है सिंपली आपका HRA। देखिए गाइस, HRA के अंदर भी क्या होता है, एक लिमिट होती है, उसके बियॉन्ड आप यहाँ पे क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो फॉर एन एग्जाम्पल मान लीजिए किसी की सैलरी अगर 50,000 रुपये पर मंथ है और उसको जो है साल का 1 लाख रुपए HRA मिलता है एम्प्लॉयर से, तो उसकी कैलकुलेशन यहाँ पे कैसे होगी, और मंथली रेंटल पेबल अगर 15,000 रुपये, तो पहली कैलकुलेशन होगी एक्चुअल HRA जो भी एम्प्लॉयर से रिसीव हो रहा है, यानी कि 1 लाख रुपए, फिर उसमें से एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द सैलरी, तो 15,000 जैसे कि रेंट है तो 12 महीने से उसको कैलकुलेट कर दीजिए, और अपना जो 10% होता है बेसिकली आपका जो सालाना इनकम है उसको लेस कर दीजिए। तो 1,20,000 रुपये हो गया, और 50% ऑफ द बेसिक सैलरी अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं, और 40% ऑफ द बेसिक सैलरी अगर आप नॉन मेट्रो सिटी में रहते हैं। तो आपका इस तीनों के अंदर जो भी यहाँ पे लोअर होएगा वही बेसिकली आपका HRA के अंदर यहाँ पे क्लेम होगा। तो गाइस, यहाँ पे मैक्सिमम टाइम क्या होगा, आपको हमेशा या तो एक्चुअल HRA ही देखने को मिलेगा या फिर एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द सैलरी। इन दोनों ही अमाउंट में आपको हमेशा हमेशा जो है लोअर मिलने वाला है, और यही चीज आपको डालनी पड़ेगी। साथ में गाइस, कई लोगों को कंफ्यूजन ये होती है कि लेट सपोज अगर मैं किसी सिटी के अंदर अपने पेरेंट्स के घर के अंदर ही रह रहा हूँ तो क्या मैं HRA क्लेम कर सकता हूँ। तो जी हाँ, बिल्कुल आप HRA क्लेम कर सकते हैं, लेकिन उस केस में आपके पेरेंट जो है ऑनर ऑफ दी हाउस होने चाहिए, और आपको एक रेंट एग्रीमेंट बनवाना पड़ेगा। साथ में अगर रेंट की अमाउंट अगर मोर देन 1 लाख रुपीज है तो आपको लैंडलॉर्ड का पैन कार्ड भी देना पड़ता है अपने एम्प्लॉयर को। साथ में गाइस, अगर आप मान लीजिए अपने एम्प्लॉयर को जो है रेंट की रिसिप्ट वगैरह देना भूल जाते हैं, तो स्टिल आप जब अपनी ITR फाइल करते हैं उस टाइम पे ज्यादा HRA क्लेम करके आप अपना TDS का रिफंड भी क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस, एक और सेक्शन होता है 80GG डिडक्शंस। तो लेट सपोज जिनको भी यहाँ पे HRA नहीं मिलता है, मान लीजिए आप किसी स्टार्टअप के साथ या कोई भी किसी स्मॉल कंपनी के साथ में काम करते हैं जहां पे वो आपको HRA प्रोवाइड नहीं करती, लेकिन वहां पे आप रेंटल के ऊपर कहीं पे भी रहते हैं, तो उस केस में आप 80GG के अंदर डिडक्शन ले सकते हैं। इसकी बस एक ही कंडीशन है कि एक तो HRA आपका क्लेम वगैरह नहीं होना चाहिए, और लिमिट्स की बात करूं तो 5,000 रुपये पर मंथ, यानी कि 60,000 रुपये सालाना हो गया, और ईयरली रेंट माइनस 10% ऑफ द योर टोटल इनकम या 25% ऑफ योर टोटल इनकम, तीनों के अंदर जो भी लेस होगा। लेकिन मैक्सिमम टाइम इसके अंदर आप कह सकते हैं 80GG के अंदर आपको 60,000 रुपये सालाना यहाँ पे डिडक्शन मिल जाता है। अब इस बात करते हैं हम लोग सेकंड मेथड की। तो देखिए, सेकंड जो मेथड है वो है सिंपली आपका प्रोफेशनल टैक्स और स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो अगर मैं स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात करूं तो हमेशा आपको 50,000 रुपये बाई डिफॉल्ट ही मिल जाते हैं अपनी सैलरी के ऊपर। इसके अलावा गाइस, एक होता है प्रोफेशनल टैक्स। तो प्रोफेशनल टैक्स केवल कुछ ही स्टेट्स के अंदर एप्लीकेबल है। नॉर्मली ये आपका 1,200 रुपये या 2,400 रुपये साल का कटता है, और उतना ही यहाँ पे आपको डिडक्शन वगैरह भी मिल जाता है। उसके बाद में गाइस, अगला हमारा जो कॉलम आता है टैक्स बचाने का, वो आता है इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे कमाल की जो चीज आती है वो आती है होम लोन। और होम लोन गाइस, अगर आपकी 15 लाख से ऊपर की इनकम है और अगर आप खुद का घर वगैरह लेने की सोच रहे हैं, होम लोन वगैरह लिया हुआ है, तो बहुत ही अच्छी बात है, काफी ज्यादा आपका टैक्स बचने वाला है। तो देखिए, पहली चीज तो ये, आप जो भी यहाँ पे अपनी EMI के ऊपर जो भी आप इंटरेस्ट वगैरह पे कर रहे हैं उसके ऊपर फ्लैट आपका बोरोड कैपिटल के ऊपर 2 लाख रुपए का डिडक्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है। सेम कहानी अगर आपने वो प्रॉपर्टी रेंट के ऊपर भी दे रखी है तो उस केस में भी आपको 2 लाख रुपए तक की बोरिंग के ऊपर जो भी आपने इंटरेस्ट वगैरह पे कर रखा है, आपको इंटरेस्ट का सर्टिफिकेट मिलता है साल के एंड में, उसमें देख लीजिएगा। अगर 2 लाख से ऊपर का इंटरेस्ट अगर आपने पे कर रखा है तो उसका आपको फ्लैट डिडक्शन मिल जाएगा। इसके अलावा गाइस, अगर आप नीचे नीचे जाएंगे तो यहाँ पे एक डिडक्शन का कॉलम आता है
है। नॉर्मली एटीसी के अंदर सब लोग सोचते हैं हम लोग जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसी की डिडक्शन मिलती है, लेकिन होम लोन के अंदर क्या होगा, आपका ईएमआई के अंदर जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा पूरे साल भर के अंदर उसका भी आपको डिडक्शन मिलेगा। आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं तो जो स्टैम्प ड्यूटी आपकी लगी, जो आपके रजिस्ट्रेशन के चार्जेस लगे, उसका भी आपको डिडक्शन मिलेगा। लेकिन इसकी जो लिमिट है वो 1.5 लाख रुपए, यानी आपका जो इन्वेस्टमेंट है, आपका जो होम लोन है, सब कुछ मिला लो 1.5 लाख के बियॉन्ड आप नहीं जा पाओगे। तो ये लिमिट 2 लाख की सेपरेट है और एटीसी की जो लिमिट है 1.5 लाख रुपए वो सेपरेट है। इसके अलावा इस 2 सेक्शन और है, ATEE और ATEE। लेकिन देखिए इसके अंदर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। अप्रैल 2016 से मार्च 2017 के बीच में लोन एक्सेप्ट होना चाहिए, या अप्रैल 2019 से मार्च 2022 के बीच में लोन एक्सेप्ट होना चाहिए। और यहाँ पे 50,000 रुपये 1.5 लाख की डिडक्शन आपको एडिशनल मिल जाती है। लेकिन इसके अंदर बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन है, तो इसको लेने से पहले वो चीजें जरूर यहाँ पे पढ़ लेना, जिसके ऊपर एक ऑलरेडी सेपरेट वीडियो में बना चुका हूँ। उसके बाद में गाइस आपकी जो हाउस प्रॉपर्टी से इनकम होती है, फॉर एन एग्जांपल कहीं पे अगर आपने रेंटल इनकम वगैरह कमा रखी है किसी भी हाउस से, तो उसके ऊपर आप जो भी प्रॉपर्टी टैक्स का पेमेंट करते हैं म्युनिसिपल पार्टी को, उसका भी आपको डिडक्शन मिल जाता है। साथ में गाइस आप यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन भी क्लेम कर सकते हैं, जो नॉर्मली 30% ऑफ द एनएवी होता है। यानी आपने जो भी यहाँ पे रेंटल इनकम कमाई है, ऑटोमेटिकली अपने आप ही 30% आपको फ्लैट यहाँ पे डिडक्शन प्रोवाइड कर देता है। उसके साथ में गाइस आपको होम लोन के बेनिफिट्स तो मिलते ही मिलते हैं। अब गाइस मैं बात करूंगा फिफ्थ मेथड की, जो है कैपिटल गेन के ऊपर। तो गाइस अगर मैं बात करूं कैपिटल गेन के ऊपर, तो देखिए अब ज्यादातर लोग यहाँ पे स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने लग गए। तो अगर आपका सिंपली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो आपका 1 लाख रुपए तक का हर साल यहाँ पे एग्जेम्प्ट होता है इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स के ऊपर। लेकिन गाइस यहाँ पे आप इजीली टैक्स भी बचा सकते हैं, जिसको हम लोग टैक्स हार्वेस्टिंग मेथड बोलते हैं। तो उसके अंदर होता क्या है ना, आपको हर साल अपने स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड को बेचने पड़ते हैं मार्च के पहले, और वापस आपको दूसरे तीसरे दिन वापस सेम रेट के ऊपर या थोड़ा बहुत डिफरेंस के ऊपर खरीदने पड़ते हैं। इससे आपके कंपाउंडिंग के ऊपर इफेक्ट नहीं आता, और हर साल आप 1-1 लाख रुपए का प्रॉफिट बुक करके हर साल 1-1 लाख रुपए का टैक्स जो है बेसिकली। साथ में गाइस अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो जितने भी पास्ट ईयर के लॉन्ग टर्म आपके लॉसेस हो रखे होंगे उससे आप सेट ऑफ कर सकते हैं। अगर आपको शॉर्ट टर्म लॉसेस भी हो रखे तो उससे भी आप सेट ऑफ कर सकते हैं। इवन जो अपने पिछले सालों के शॉर्ट टर्म लॉसेस होते हैं उसको आप कैरी फॉरवर्ड हमेशा कीजिएगा, क्योंकि उसको आप ब्रॉड फॉरवर्ड करके भी यहाँ पे लॉन्ग टर्म जितने भी गेन होंगे उनके साथ में आप सेट ऑफ कर पाएंगे। साथ में गाइस अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो आप शॉर्ट टर्म लॉसेस के साथ में सेट ऑफ कर सकते हैं। और इसी के साथ में अगर लेट्स सपोज अगर आपके लॉसेस है और अगर आप कैरी फॉरवर्ड करते आ रहे हैं, और अच्छी बात ये आपको 8 साल का पीरियड मिलता है, 8 साल तक इजीली आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और हर साल जब भी आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा आप हर साल उसको सेट ऑफ कर सकते हैं। तो ये भी काफी अच्छा तरीका है टैक्स बचाने का। इसके अलावा जो हमारा अदर कॉलम आता है वो आता है बिजनेस एंड प्रोफेशन का। तो इसके अंदर 2 सेक्शन मोस्ट पॉपुलर है, 44AD और 44AD है। तो देखिए अगर आपका बिजनेस है तो मिनिमम आपका जितना भी ग्रॉस रेसिप या जो भी आपका सेल है उसका 6% आपको प्रॉफिट दिखाना पड़ता है। अगर आप एक प्रोफेशनल या सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी में आते हैं तो आपको जितना भी अपना ग्रॉस रिसिप्ट है उसका मिनिमम आपको 50% प्रॉफिट दिखाना पड़ता है। तो यहीं पे सीधा सीधा आपका आराम से यहाँ पे टैक्स बच जाता है। इसके अलावा इस अदर सोर्सेज की बात करो तो पहला हमारा जो इनकम आता है वो इंटरेस्ट फ्रॉम द सेविंग अकाउंट आता है। तो यहाँ पे आपका 10,000 रुपये ATEE के अंदर बेसिकली एग्जेम्प्ट हो जाता है। इसके अलावा अगर आपकी FD से इंटरेस्ट आता है तो अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं है तो कुछ भी एग्जेम्प्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आप एक सीनियर सिटीजन है तो ATEE के अंदर आपका 50,000 रुपये तक का FD से इंटरेस्ट भी यहाँ पे एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा ये केवल सीनियर सिटीजन के लिए अवेलेबल है। इसके अलावा अगले हमारे जो डिडक्शन आते हैं उसके अंदर आपको कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह करनी पड़ती है तो उसके ऊपर आपको डिडक्शन मिलता है। जैसे कि ATC हो गया, मान लीजिए अगर आपका LIC का प्रीमियम है उसके ऊपर आपको मिल जाएगी, बच्चों की फीस है, PPF है, NSC है, सुकन्या समृद्धि है, ELS म्यूचुअल फंड से, या अगर आपने होम लोन का प्रिंसिपल अमाउंट भी पे कर रखा है तो उन सभी के ऊपर आपको डिडक्शन मिल जाती है। तो आपको सेट करना है कि मैं कहाँ पे कितना अवेल कर चुका हूँ, कितना मेरे लिए बचा है और कहाँ पे मैं कितना इन्वेस्ट कर सकता हूँ। इसके अलावा इस यहाँ पे एक और एडिशनल जो है बहुत ही अच्छा डिडक्शन मिलता है वो होता है NPS अकाउंट का ATCCD 1B के अंदर। यहाँ पे आपको एडिशनल 50,000 रुपये की हर साल डिडक्शन मिल जाती है अगर आप Tier 1 अकाउंट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो। और अच्छी बात ही क्या है, ATC के अंदर 1.5 लाख की लिमिट है, ये अपार्ट फ्रॉम द 1.5 लाख आपको 50,000 रुपये यहाँ पे एक्स्ट्रा मिलेगा। इसके अलावा अगर आप मान लीजिए सरकारी कर्मचारी है या लेट सपोज अगर प्राइवेट कंपनीज में अगर भी आपका जो एम्प्लॉयर है वो NPS अकाउंट के अंदर कॉन्ट्रीब्यूट करता है तो जितना भी कॉन्ट्रीब्यूशन वो कर रहा है उसका भी यहाँ पे आपको डिडक्शन मिल जाता है। इसके अलावा गाइस एक और यहाँ पे सेक्शन बड़ा ही कमाल का है ADD, जो कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के ऊपर होता है। लेकिन इसके अंदर केवल हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं, काफी सारी चीजें होती है। जैसे नॉर्मली क्या होता है, आपको खुद का और अपनी पूरी जो फैमिली फ्लोटर प्लान्स होते हैं उस पर 25,000 रुपये तक का प्रीमियम का डिडक्शन मिल जाएगा। साथ में जो मेडिकल चेकअप्स होते हैं जैसे अपना ECG हो गया, आपका ब्लड वगैरह का चेकअप वगैरह हो गया, तो नॉर्मली साल में आप जो भी नॉर्मल हेल्थ चेकअप कराते हो उसके ऊपर भी आपको 5,000 का डिडक्शन अवेलेबल हो जाता है। साथ में गाइस आप अपने अगर पेरेंट्स के लिए भी अगर आपने करा रखा है तो 25,000 रुपये तक का नॉर्मली मिल जाएगा आपको, और अगर वो लोग सीनियर सिटीजन है तो 50,000 रुपये तक मिल जाएगा। और उनके ऊपर भी मेडिकल चेकअप 5,000 रुपये तक अलाउ है, लेकिन
दोनों आप या फिर आपके पेरेंट्स दोनों में से एक ही क्लेम कर पाएगा। साथ में गाइस यहाँ पे एक एडिशनल बहुत ही अच्छा बेनिफिट ये मिलता है कि अगर आपके पेरेंट्स का हेल्थ इंश्योरेंस हो रखा है, लेकिन कई बार क्या होता है हेल्थ इंश्योरेंस हम लोग क्लेम नहीं कर पाते कि पेरेंट्स की मान लीजिए 24 आवर्स के लिए हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुए, लेकिन मान लीजिए उनका मेडिकल एक्सपेंसेस हर साल होता है, तो वहाँ पे क्या होगा 50,000 रुपये तक का सीनियर सिटीजन अगर आपके पेरेंट्स है तो उनका आप विदाउट एनी काइंड ऑफ द क्लेम जो है बेसिकली यहाँ पे जो है बेसिकली कवर कर सकते हो। मतलब उसके अंदर आपका हेल्थ इंश्योरेंस जो है उससे क्लेम ना हुआ हो, विदाउट हेल्थ इंश्योरेंस वाला जितना भी आपका अमाउंट होगा एक्सपेंसेस होंगे मेडिकल के, वो सारे आप यहाँ पे 50,000 रुपये तक क्लेम कर सकते हो अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तो। इसके अलावा यहाँ पे एक और सेक्शन आता है ATG का, डोनेशन का। तो देखिए 15 लाख रुपए कमा रहे हो तो थोड़ा बहुत डोनेशन करना तो बनता है। तो ये जितने भी ये चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं जो भी रजिस्टर्ड है IT डिपार्टमेंट के साथ में, वहाँ पे आप डोनेट करके एग्जाम्पशन ले सकते हो। नॉर्मली ये 50% या 100% ऑफ द डोनेशन अमाउंट होगा, स्लिप के ऊपर नीचे नीचे लिखा होता है साफ साफ, तो वो आपको पता लग जाएगा। इसके अलावा अगर आपने अपनी हायर एजुकेशन के लिए लोन वगैरह ले रखा है तो उसका भी EMI का इंटरेस्ट के ऊपर जितना भी आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो उसके ऊपर आपको अनलिमिटेड यहाँ पे डिडक्शन मिल जाने वाला है। इसके अलावा अगर आप पॉलिटिकल पार्टी वगैरह को डोनेशन करते हो 80GC के अंदर आपको डोनेशन जो है डिडक्शन मिल जाएगी। इसके अलावा अगर डिसेबिलिटी वगैरह है तो 80U के अंदर आपको 75,000 से लेकर 1.25 लाख रुपए तक की डिडक्शन मिल जाएगी। तो गाइस ये कुछ डिडक्शन है, लेकिन इन सभी के ऊपर कुछ सर्टेन कंडीशंस वगैरह है। बाकी मैंने आपको जो ऊपर तरीके बताए उनसे आप आसानी से अपनी खुद की एक प्लानिंग वगैरह करके जो है 15 लाख रुपए के इनकम तक मैक्सिमम यहाँ पे आप टैक्स सेविंग कर सकते हो। गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोगों को एक टैक्स एक्सपर्ट से अपनी जो है टैक्स सेविंग करवानी है तो प्लीज लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी हमारे साथ में अपनी कंसल्टेशन जो है बेसिकली बुक कीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।